तेल लगा के डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। मिटा दिया, एक और मिटा दिया। मुगल गार्डन्स का नाम चेंज करके रख दिया गया अमृत उद्यान। अमृत उद्यान, नो मोर मुगल गार्डन्स। वैसे देखा जाए तो इस बात पर जो लेफ्ट लिबरल कबाल है उसके अपसेट होने का कोई तुक नहीं बनता है, क्योंकि ये तो बरखा जी की इच्छा थी ना। बरखा जी ने सवाल पूछा था, मोदी जी ने कर दिया। रिमेंबर शी आस्क्ड 2018 में कि विल मुगल गार्डन्स ऑल्सो बी रीनेम्ड। 2023 में कर दिया, मोदी जी ने कर दिया रीनेम। और एक्चुअली इसके लिए बधाई के पात्र केवल मोदी जी नहीं बल्कि भारत की सारी जनता है। वो अवेयर जनता, वो जगी हुई जनता जो ऐसे नेताओं को चुनती है और उन पर लगातार ये प्रेशर बनाते रहती है कि आप सही दिशा में देश के भले के लिए, हमारी संस्कृति के भले के लिए कार्य कीजिए। और एक्चुअली मित्रों अगर आप देखेंगे तो इसी का नतीजा है कि जो 64 में ट्रीटी साइन की थी, इंडस वाटर ट्रीटी, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इट वाज 1964, जो नेहरू ने साइन की थी, जहां पर कि 20% वाटर भारत यूज करेगा और 80% वाटर पाकिस्तान को दिया जाएगा। किस बेसिस पे, क्या लॉजिक है नहीं पता। और उसमें भी जो 20% भारत को यूज करना था, भारत ने उसके लिए कोई बांध नहीं बनाए, आज तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई उस पानी को यूटिलाइज करने का। और अब मोदी जी ने वहां पर भी एक और हथौड़ा मार दिया है पाकिस्तान को। वो पानी भी हम यूज करेंगे, हम उस ट्रीटी को नहीं ऑनर करेंगे अब। और ये करने के लिए चाहिए इच्छा शक्ति जो आती है जनता से, जनता के प्रभाव से, जनता के प्रेशर से, उसके दबाव से। अच्छा मित्रों, एक और बात हुई है, एक डॉक्यूमेंट्री जो रिलीज की है जो बहुत चर्चा में है, सबने इस पर डिस्कशन खूब किया है, इसीलिए मैं बस 2 लाइन में बात करूंगी इसके बारे में। बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री रिलीज किया है, उन्हें क्या लगता था, उनका क्या पर्पस रहा होगा ये करने के पहले? उन्होंने क्या सोचा होगा कि क्या ये डॉक्यूमेंट्री दिखाकर भारत की जनता सोची कि अरे यह तो कितना निर्दयी मनुष्य है, किसे हमने अपना नेता बना रखा है? बिल्कुल नहीं, उनको भी पता है कि ऐसा नहीं होने वाला। इनफैक्ट उसमें स्पेशली वो जो इंटरव्यू दिखाया है ना मोदी जी का, जहां पर वो कहते हैं यू ब्रिटिशर्स शुड नॉट प्रीच अस अबाउट ह्यूमन राइट्स। बिल्कुल सही बात कहते हैं। और आई एम श्योर बीबीसी वाले इतने बेवकूफ तो नहीं हैं, तो उनको भी पता है कि जैसे ही ये डॉक्यूमेंट्री, उनका मोदी जी का पुराना वो इंटरव्यू पब्लिक स्पेस में जाएगा, पब्लिक वापस से जाग जाएगी, उनके 2002 वाले अवतार को वापस याद करेगी और 2024 में मोदी जी को भर भर के वोट मिलेंगे, जो इनफैक्ट थोड़े से उनकी तुष्टीकरण, तृप्तिकरण की राजनीति की वजह से थोड़े मोदी जी से नाराज भी हो गए थे ना, वो वापस जुड़ जाएंगे। लेकिन अब समझते हैं कि इसका कारण क्या रहा होगा, क्या मकसद है इस डॉक्यूमेंट्री के रिलीज करने के पीछे। तो आप देखिए G20 की लीडरशिप मिली है इंडिया को, राइट? उसके बाद इन्होंने इस तरह का प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री रिलीज किया, वो भी इंडिया में रिलीज नहीं हुई है, ये अब्रॉड में रिलीज हुई है। नॉट बिकॉज इंडिया सेड कि ये रिलीज नहीं करेंगे, बीबीसी का खुद का डिसीजन है कि वो इंडिया में रिलीज नहीं करेंगे। तो अगर इंडियन पॉपुलेशन को अफेक्ट करना होता, उनको इलेक्शन पे असर डालना होता, तो ये इंडिया में रिलीज करते। इन्होंने ये यूरोप में रिलीज किया है, वेस्टर्न कंट्रीज में रिलीज किया है। क्यों? क्योंकि इनका मेन टारगेट है इन्वेस्टर्स को अफेक्ट करना। इन्वेस्टर्स के दिमाग में, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनके दिमाग में ये इंप्रेशन डालना या एक तरह से उस नैरेटिव को पुश करना कि इंडिया इज नॉट अ ग्रेट प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट, ताकि वो इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करें। क्योंकि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब एक तरफ जहां वेस्ट की सारी इकोनॉमीज अपने बुरे वक्त से गुजर रही हैं, वहां इंडिया इज स्टिल प्रॉस्पेरिंग। और इंडिया का इकोनॉमिक आउटलुक भी ऐसा है कि
विद इन अ फ्यू ईयर्स वी विल बी सुपर पावर। हम यूएस को पीछे छोड़ने वाले हैं। जिस तरह से, मतलब मैं हाइपोथेटिकल नहीं बोल रही हूँ, जिस स्पीड से हम, जिस पेस से इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है और जिस तरह की हमारी पॉलिसी है, उस तरह से अगर सब कुछ ठीक चला तो वी विल आउट पावर यूएस लाइक दिस विद इन अ फ्यू ईयर्स। अब इसको वो कैसे टैकल करेंगे? बीबीसी, जो कि हमेशा से एक माउथ पीस रहा है कॉलोनियल गवर्नमेंट का, वो कॉलोनियल काम ही करते रहा है, बस एक मीडिया के रूप में, छद्मवेश में। उसने ये एक नए तरीके का षड्यंत्र निकाला कि अच्छा, ये हम कुछ ऐसा करें ताकि इन्वेस्टर्स अफ्रेड हों, पैसे पंप इन ना हो इंडिया में, इन्वेस्टमेंट ना हो। और मेरे पहले लॉजिक को प्रूव करता हुआ दूसरा पॉइंट ये है कि इस डॉक्यूमेंट्री के रिलीज होने के कुछ ही दिन बाद रिपोर्ट आती है हिंडनबर्ग की ऑन अदानी ग्रुप, स्टेटिंग अदानी इज अ बिग स्कैम, और वो अदानी को शॉर्ट सेल कर रहा है। और इतना ही नहीं, सिर्फ शॉर्ट सेल नहीं कर रहा है, बल्कि लोगों में इस तरह का सेंटिमेंट क्रिएट कर रहा है कि भाई अदानी तो बहुत बड़ा स्कैम है। नाउ व्हाट रियली बॉदर्स मी इज कि ये जो बेवकूफ इंडियंस बैठे हुए हैं, जो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारता और इनको समझ नहीं आता है, इन्होंने मतलब बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना इंडियन गवर्नमेंट के कोई फॉर्मल ऑफिशियल स्टेटमेंट के, इन्होंने एकदम हाथों हाथ इस खबर को पकड़ लिया। एवरीबॉडी इज सो बेरिश, सबको लग रहा है बस हाँ अदानी तो स्कैम है, देखो यूएस की एजेंसी ने रिपोर्ट बनाई है तो सही ही होगी। डू यू रियली टेक यूएस एज योर वैलिडिटी? अगर यूएस ने कुछ भी बोला तो वो सही होगा? यूएस इज नॉट योर फ्रेंड, यूएस इज नॉट योर ally, एंड यूएस एजेंसीज आर नेवर योर allies, दे आर योर कॉम्पिटिटर्स। तो ये पूरी की पूरी साजिश है इंडिया से इन्वेस्टमेंट हटाने की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भगाने की और इंडिया में पैनिक क्रिएट करने की। इकोनॉमिकली दे नो ये सब करके उनको पॉलिटिकल गेन कुछ भी नहीं होगा, बट इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी सी इंडिया की जरूर स्लो डाउन होगी, जो कि ऑलरेडी हम देख रहे हैं एवरीडे मार्केट इज हिटिंग अ न्यू लो। अच्छा, देयर आर सम वेरी नाइस ट्वीट्स। उनमें से एक है, Iranian American Muslim billionaires create media outlets like The Intercept to push Islamist views and anti-Hindu lies. Indian American billionaires hoard their money and buy nice cars and homes. If they do donate money, it will be to anti-Hindu institutions like Harvard. कितनी सही बात है ये। अब पैटर्न समझिए, मतलब इतने रिच इंडियन बिलियनर्स कितने सारे हैं, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ हैं इंडियंस, हिंदू। अब आप सोचिए कि क्या वजह हो सकती, क्या कारण है कि हमारा एक इंटरनेशनल मीडिया चैनल तक नहीं है विच इज प्रो इंडिया। रिमेंबर, प्रो इंडिया, प्रो भारत। एक सिंगल प्लेटफॉर्म नहीं है इंटरनेशनली। इनफैक्ट इंटरनेशनली क्या, नेशनली भी कोई ज्यादा हमारे पास मीडिया भी नहीं है मेन स्ट्रीम। आई डू गिव ड्यू रेस्पेक्ट टू अर्नब गोस्वामी। रिपब्लिक भारत इज ट्राइंग टू डू वट एवर इट कैन, बट आई डोंट नो, मे बी इट हैज सम लिमिट्स। मुझे लगता है रिपब्लिक कुछ ज्यादा ही नॉइज में गुम हो जाता है। It's not able to still carry the narrative that it should, the way it should. मतलब वो बोलते हैं ना, इतने लायक बेटे होने के बावजूद, इतने सुपुत्र होने के बावजूद भारत माँ के क्या कारण है कि भारत माँ की आवाज ऊंची करने वाला इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक मीडिया हाउस तक नहीं है? सोचने वाली बात है ना ये। अच्छा, कमिंग टू थर्ड टॉपिक ऑफ द डे, पठान मूवी। इस फिल्म का मैं एक्चुअली ट्विटर पे लोगों के ट्वीट्स देख रही हूँ, एंड इनफैक्ट अब देखिए न्यूज में भी फ्लैश किए जा रहे हैं ये लोग। 100 करोड़ कमा लिया, 200 करोड़, 300 करोड़ कमा लिया। कहाँ कमा रहे हैं? मतलब कौन कमा रहा है? कौन पैसे खर्च कर रहा है इसके लिए, बताइए सर। मैं अपने कुछ फ्रेंड से बात कर रही थी एक्चुअली इसी बारे में
कि ये पठान मूवी देख कौन रहा है। तो उनमें से कुछ का ये मानना था कि बिकॉज ये SRK की मूवी है और जिस तरह से बॉयकॉट का ट्रेंड चला है, तो एक पर्टिकुलर सेक्शन, स्पेशली जो मतलब जालीदार टोपी है, वो लोग तो देखने जाएंगे, क्योंकि वो लोग ये देख रहे हैं ना कि हिंदुत्व के सपोर्टर हैं वो इसको बॉयकॉट करा रहे हैं। मैं एक्चुअली सोच रही थी, क्या इनके पास इतना पैसा होता है? और अगर होता भी है तो इनका पैसा तो बम बनाने में खर्चा होता है ना। इनका पैसा आज भी पिक्चरें देखने में नहीं निकलता, मूवीज देखने में। ये प्रूवन फैक्ट है। मतलब इक्के दुक्के ये लोग चले जाते होंगे, बट मूवीज देखने, थिएटर में बैठ के टिकट खरीद के पिक्चर देखने, पॉपकॉर्न खाने, ये सब करने के लिए हिंदू जाता है। इतने पैसे हिंदुओं के पास हैं। पठान के पास पैसे नहीं होते हैं। पठान क्या कर रहा है वो सबको पता है। आटे की बोरियां चोरी कर रहा है पठान, तो उसकी औकात उतनी ही है। जालीदार टोपी तो जान ही रहा है। तो चलो, अगर आप 20 करोड़ मानते हो पॉपुलेशन, 20 करोड़ सीधा निकाल दो। अब बची बात गांवों की और Tier 2 सिटीज की। तो जिस तरह का इसका प्रमोशन जैसे उन्होंने किया और जितना इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई गई है, मुझे नहीं लगता है कि गांवों में और Tier 2 सिटीज में कोई भी इस तरह की भद्दी मूवी को देखने जाएगा। ये एक स्टोरी विहीन, कहानी विहीन, पटकथा विहीन और एक नंबर की भद्दी मूवी है, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, जिसमें कि पुरजोर उनका प्रयास ये रहा है कि हम ISI को क्लीन चिट दे दें और रॉ को ISI से इक्वेट कर दें। इनका पूरा फोकस हर मूवी में होता है। एकता टाइगर वगैरह में भी यही किया था इन्होंने, और इसमें भी फिर यही किया है। तो पब्लिक जाग चुकी है, समझ चुकी है, पक चुकी है। इसमें भी इन्होंने यही ट्राई किया है कि जैसे लोग ISI को आतंकवादी संगठन की तरह देखते हैं, रॉ को भी उसी लेवल पर देखें। रॉ में भी ऐसे लोग होते हैं, एक्स रॉ ऑफिसर है जो कि आतंकी घटनाएं प्लान करता है अपने देश के विरुद्ध में, ताकि ISI और रॉ दोनों को इक्वेट किया जा सके। अभी क्या है, रॉ इधर है लोगों के दिमाग में और ISI इधर है गड्ढे में गिरा हुआ। इनका पूरा प्रयास यह है कि दोनों को बराबर कर दिया जाए। नहीं, ISI भी उतना ही रेस्पेक्टेबल है जितना रॉ है, क्योंकि तुम्हारे रॉ में देखो लोग टेररिस्ट होते हैं, अपने देश के खिलाफ काम करते हैं, पर ISI वाला आता है और बचाता है। व्हाट नॉनसेंस। तो बात हो गई Tier 2 और गांवों की, वो लोग भी नहीं देखेंगे। हाँ, अब बची बात है Tier 1 सिटीज, जो सो कॉल्ड अपने आप को ज्यादा एलीट क्लास, ज्यादा डेवलप्ड मेट्रो वाले लोग हैं। ये जो मेट्रो वाले लोग हैं ना, ये बहुत डेंजरस लोग हैं। क्योंकि मतलब मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, अगेन प्लीज डू नॉट गेट ऑफेंडेड, मैं खुद मेट्रो से आती हूँ, पर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इतना स्ट्रेटेजिक ब्रेन वॉशिंग हुआ है ना। अब जिनके अपने पेरेंट्स भी उसी में, उनका भी दिमाग इसी तरह ब्रेन वॉश्ड है, बचपन से उन्होंने भी बॉलीवुड की यही सड़ी गली घटिया मूवीज देखी हैं और उनके बच्चे भी वही देखते आ रहे हैं। अब जब उनके पेरेंट्स को इस बात का ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, और आज तक वो भी नहीं समझे, तो वो बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं समझेंगे। फिर दूसरी बात आती है पीयर प्रेशर की। तो जो यंग जनरेशन है उसमें ये भी रहता है। 18 से लेके अब 27-28 साल के बच्चों को देखिए तो उनके अंदर पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, साथ में रिबेलियस एटीट्यूड है उनका। तो अगर फैमिली बोल रही है या एक उनकी जड़ों से जुड़ा हुआ संगठन है, जब वो ये कहता है ना कि आप ये काम मत कीजिए, तो इन बच्चों को ये लगता है कि नहीं, हम तो रिबेल हैं, इन्होंने मना किया, हम तो डेफिनेटली करेंगे। वो इस बेवकूफी में बह जाते हैं। तो ये एक सेक्शन, स्पेशली ये ट्रेट आपको मेट्रोज में ज्यादा मिलता है, क्योंकि वहां पे तरह तरह की लोक लुभावन चीजें ज्यादा होती हैं। और स्पेशली मुंबई, दिल्ली या साउथ की सिटीज देखिए आप, वहां पे कम्युनिस्टों का ना बहुत ज्यादा प्रभाव है, उनकी आइडियोलॉजी का। अब मतलब आई एम काइंड ऑफ शॉक्ड। अब बॉम्बे में आप किसी को ये समझाओ कि बेटा आप मोटे हो रहे हो,
आपको आपका वेट कम करना चाहिए, तो जवाब में आपको बोला जाता है आप बॉडी शेमिंग कर रहे हो, दिस इज रॉन्ग, हम तो और आइसक्रीम खाएंगे। हम आपकी हेल्थ के लिए बोल रहे हैं, हमको बॉडी शेमिंग से मतलब नहीं है। बट दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट कमिंग इन मुंबई एंड दैट टू मिडिल क्लास बच्चों में। अब ओबेसिटी से मर जाओगे, फिर आपकी ही चिंता करके हम बोल रहे हैं, पर उनको नहीं, LGBTQ, बॉडी शेमिंग, दिस दैट, क्या क्या फालतूपना चल रहा है। तो कम्युनिस्ट विचारधारा जो है ना, स्पेशली मुंबई को, तो मुझे नहीं पता बाकी सिटीज का कितना है, बट मुंबई इज लाइक 80% इन द ग्रास्प ऑफ इट। तो हो सकता है Tier 1 सिटीज में कुछ लोग जा भी रहे हों, और जहां तक जैसा कि सुनने में आया है कि पठान ने, तो SRK ने बेसिकली, या पठान वालों ने सारे थिएटर्स ब्लॉक करके रखे हैं और किसी मूवी के लिए स्क्रीन ही अवेलेबल नहीं है। तो जब आप एक ही पिक्चर चलाओगे, और वो होता है ना, एक सेक्शन ऐसा होता है विच इज कंप्लीटली इग्नोरेंट, दुनिया में क्या चल रहा है कुछ लेना देना नहीं है, दे आर टोटली इरेस्पॉन्सिबल वर्म लाइक सिटीजन्स। उनको बस पिक्चर देखना है, खत्म, हमको इससे ऊपर कुछ सोचना ही नहीं है, दिमाग चलता नहीं है इसके ऊपर उनको पिक्चर देखना है, गाने सुनना है, काम खत्म। सो आई कॉल देम दी वर्स्ट सिटीजन्स, दे आर नॉट ह्यूमंस, दीज आर वर्म लाइक क्रीचर्स। ऐसे लोग Tier 1 सिटीज में आपको बहुत मिलते हैं। तो मे बी ये लोग देख रहे होंगे। पर फिर एक ट्वीट है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मनी ऑन द मूवी पठान, डोनेट 5 kg आटा टू रियल पठान्स इन पाकिस्तान। तो भैया ये तो हमको ज्ञान देते हैं नाग पंचमी पे कि दूध आप किसी गरीब को बांट दो, वगैरह वगैरह। तो क्यों ना हम ये वाला ट्वीट भी फॉलो कर ही लें, बहुत अच्छा आइडिया है। 5 किलो आटा दे दो किसी गरीब पठान को। पठान तो भिखारी है ना उधर, उनके पास आटा नहीं है खाने को, और यहाँ 500 रुपए 1000 रुपए खर्चा करोगे मल्टीप्लेक्सेस में पठान देखने को, फेक पठान। बाय द वे, आई केम अक्रॉस दिस पिक्चर, आप लोग भी जरूर देखिए इसको। सो दिस इज द ट्रू सीन। वो जो डांस का स्टेप है, ये एक्चुअली कुछ ऐसा रहा होगा, somebody edited, बहुत बढ़िया एडिट किया उन्होंने। मेरी एक सज्जन से बात हो रही थी अभी कल ही अबाउट दीज काइंड ऑफ नैरेटिव्स, और जो हमारा स्पेशली जो हमारी यंग जनरेशन है वो कैसे भ्रमित हुए जा रही है। उनको ये सारे जो कम्युनिस्ट वाले टॉपिक्स हैं बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं, and they take pride in going against their own roots। ये नागपंचमी का दूध चढ़ाना हो गया, होली खेलना हो गया, दिवाली मनाना, दिवाली पे पटाखे फोड़ना, इन सब पे बहुत मुखर होकर ये लोग आवाज उठाते हैं त्योहारों के विरुद्ध। उनको त्योहार मनाने नहीं है बस। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं, उन पर वो लोग एक आवाज नहीं उठाते हैं। और इस तरह की मूवीज जो है, आप देखिए, यही जनरेशन जो है यही जाकर सपोर्ट करती है, या कुछ सीनियर लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि खाली ये सारे 18 से 28 साल के बच्चे ही नहीं कर रहे हैं, बहुत और भी लोग हैं इसमें। ये हिंदू ही है जो जाकर पैसे खर्च करता है, पहले अपनी मौत का सामान उपलब्ध कराता है और फिर आके मारा जाता है। पर इसको आज तक समझ नहीं आई है, या यूं कहें कि उनकी समझ को इरेज कर दिया गया है। तो कल मेरी एक सज्जन से जो बात हो रही थी, उन्होंने भी यही, एक सिंपल पॉइंट है पर उन्होंने भी यही बात बोली कि जैसे हम 300-400 साल पहले का जब पढ़ते हैं कि हमारा ही कोई आदमी जाके जो इन्वेडर्स थे उनसे मिल गया या अंग्रेजों से मिल गया, और फिर हमारी हार हो जाती है, हमारा राज्य हार जाता है, हमारे राजा हार जाते हैं, उनसे छल से उनको हराया जाता है और हम गुलाम हो जाते हैं। तो उनका ये कहना था कि ये चीज आज भी चल ही रही है, बस उसका रूप बदल गया है। मुझे बिल्कुल सही लगी उनकी ये बात, उसका रूप बदल गया है। ये आजकल हमारे भोले भाली जनता को हमारी यूज कर रहे हैं ये लोग। भोली जनता है, उनको एकदम पता नहीं कौन से आइडियल वर्ल्ड के, एकदम यूटोपियन वर्ल्ड के प्रिंसिपल्स दिखा रहे हैं कि देखो हमको तो मिलजुल कर रहना चाहिए,
क्या हुआ, उसने भगवा कलर के कपड़े पहने हैं तो भगवा पर किसी का कॉपीराइट तो नहीं है। अरे पर 2 स्टेप पीछे लेकर दुश्मन की या सामने वाले की उसकी मेंटालिटी तो आप समझो, उसका कहने का, उसका सोचने का तरीका क्या है, वो क्या डिपिक्ट करना चाहता है। आप ये मत देखो कि आप क्या सोचना चाहते हो, आप किसको पैसे दे रहे हो। और आपको क्या लगता है ये जो पठान जो इतना ये लोग दिखा रहे हैं 300 करोड़ कमा लिए वगैरह वगैरह, सारी सीट्स खुद ब्लॉक करके रखी है, कोई देखने नहीं जा रहा है, फिर भी इनकी सीट्स ब्लॉक्ड है, इनकी कमाई हो रही है। तो व्हाट आर दे डूइंग? ब्लैक मनी को कन्वर्ट करने का ये एक अच्छा तरीका है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट सलमान खान हैज बीन डूइंग। आमिर खान करता है। आमिर खान की तो फिल्में फिर भी कुछ हद तक चलती भी थी, अब जाकर वो बंद हो गई हैं जब से उसका असली चेहरा एकदम एक्सपोज हो गया है पब्लिक में। पर शाहरुख खान भी वही करता है, सलमान खान की सारी मूवीज में यही होता है, ये अंडरवर्ल्ड का पैसा आकर वाइट वॉश किया जाता है। और ये लोग पहले दिखाएंगे देखो इतना इतना कमाया, तो ये जो बेवकूफ जनता है जिसने नहीं देखी वो भी बोलेगी चलो कुछ तो होगा, कोई तो बात होगी, देख के ही आ जाते हैं, क्या है 500 रुपए तो है। तो बात ये लोग नहीं समझ पाते वो ये कि ये भीतर घात का एक माध्यम बन जाते हैं, ये अपने आप को खुद ही एक टूल के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं कि लो हमें यूज करो, हमें यूज करके हमारे अपनों पर वार करो। और दोस्तों प्रॉब्लम यह कि इनको आप सीधे सीधे समझा भी नहीं सकते हो। इनको अगर आप समझाने जाओगे तो ये तुमको राइट विंग और ना जाने क्या क्या शब्द यूज करके, बड़े बड़े जार्गन्स यूज करके चुप करा देंगे। प्रॉब्लम क्या है पता है, हमें चाहिए एक मैकेनिज्म, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो हमारी आवाज को उठाए, जो इसी तरह से प्रोपेगेंडा चलाए, जो इनके प्रोपेगेंडा को काटे, जो ये लेफ्ट लिबरल या पंचमक्कार कबाल है, इनके प्रोपेगेंडा को काटने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्गर, एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड चैनल चाहिए, एक प्रॉपर मीडिया प्लेटफॉर्म चाहिए। अब वो पता नहीं कब आएगा, पर तब तक के लिए हम अपने छोटे छोटे प्रयास कंटिन्यू रखते हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम।